बारिश में जेठानी की अमीरी। लगता है बारिश आने वाली है। अच्छा है ना मम्मी, बारिश में मज़ा आएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी और हम गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे जैसे पिछले साल काकी ने मुझे खिलाए थे। अरे बेटा, तेरे काकी की तरह हमारे पास पैसे नहीं है। श्वेता रोने लगती है और भगवान के पास जाकर कहती है, भगवान जी, हमें भी काकी की तरह क्यों नहीं बनाया, हमें क्यों गरीब बनाया। मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है और मम्मी मुझे पकौड़े नहीं दे रही। उधर सरोज की आंखें भीग जाती हैं और वो अंकित से जाकर कहती है, आज कहीं से उधारी लेकर आ जाना, लेकिन मेरे बच्चे को पकौड़े मैं खिलाना चाहती हूँ। हम कितने निर्भाग हैं कि पकौड़े भी नहीं खिला सकते अपने बच्चे को। तुम चिंता मत करो, मैं बेसन उधार ले आऊँगा, तुम आज हम सब के लिए पकौड़े बनाना। अंकित जैसे ही अपना ठेला लेकर घर से बाहर जाने लगता है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और अंकित बारिश में फंसकर घर पर ही रह जाता है। अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कोई बिक्री भी नहीं होगी आज, ऊपर से बिटिया के लिए बेसन भी नहीं ले पाया। अंकित दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है और सरोज आकर उसके पीठ पर हाथ रखकर कहती है, यहीं खड़े रहकर क्या होगा, अंदर चलिए, घर में बैठ जाइए। नहीं नहीं, जैसे ही बारिश कम होती है मैं अपनी बिटिया के लिए बेसन लेने जाऊँगा। यहाँ सरोज की जेठानी हेमलता अपने घर में पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू सरोज के घर तक आती है और खुशबू से श्वेता भागती हुई अपने घर की खिड़की से हेमलता के घर में झांकने लगती है। काकी पकौड़े बना रही हो? हाँ, तुझे इससे क्या मतलब, मैं अपने घर में कुछ भी बनाऊँ? श्वेता एक टक पकौड़ों को देखने लगती है और उसके मुंह से पानी आने लगता है। श्वेता को इस तरह पकौड़े देखता देख हेमलता पकौड़ों को ढक देती है। अपनी माँ की तरह तू भी हमें नज़र लगाएगी, दोनों माँ बेटे की नज़र हम पर ही रहती है। काकी मैं नज़र नहीं लगा रही हूँ, मुझे भी पकौड़े खाने हैं। पकौड़े खाने हैं तो अपनी माँ को कह दे, मेरे पकौड़ों को क्यों ताक रही है। हेमलता अपने पकौड़े ढक कर खिड़की बंद कर देती है। श्वेता रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख अंकित उसी वक्त राशन की दुकान पर बेसन लेने चला जाता है। भैया 1 किलो बेसन दे देना, मैं कल आपको पैसा दे दूँगा। मैंने कोई मुफ्त का कोऑपरेटिव नहीं खोल रखा, जब देखो मांगने आ जाते हो, भागो यहाँ से। मैं कल दे दूँगा भैया, मेरे बच्चे को बहुत मन है आज पकौड़े खाने का, दे दो ना। भागता है या नहीं, या फिर 4 आदमी को बुला कर तुझे यहाँ से फिकवाऊँ? हाँ, अंकित भीगी आंखों से वहां से चला जाता है। एक भैया है और एक मैं हूँ, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं मैं 1-1 रुपए के लिए मोहताज हूँ। खाली हाथ अंकित को घर आता देख सरोज उससे कहती है, आप मन छोटा मत करो, मैं भाभी से मांग लेती हूँ। मैं अपनी बच्ची को एक पकौड़े का सुख भी नहीं दे पाया। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी, मैं अभी आती हूँ। सरोज तुरंत अपनी जेठानी के घर जाती है और कहती है, भाभी आप मुझे 1 कटोरी बेसन दे दो ना, मैं कल वापस कर दूंगी। पहले तो तेरी बेटी हमारे पकौड़ों को नज़र लगाती है और माँ बेसन मांगने चली आती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ। 1 कटोरी ही तो है भाभी, कल वापस कर दूंगी। वापस कहाँ से करेगी, तेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है और तू मुझे वापस करेगी। एक काम कर, आज मेरी काम वाली नहीं आई है, तो मेरे बर्तन साफ़ कर दे। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। सरोज बर्तन साफ करने रसोई में चली जाती है। यहाँ श्वेता से रहा नहीं जाता और वो अपनी काकी के घर भागती हुई आती है। काकी मुझे भी पकौड़े दो ना, मैं आज खा के ही रहूँगी। भूखी कहीं की। हेमलता अपने झूठे पकौड़े उठाकर श्वेता को देती है। ये ले खा, वरना मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। श्वेता ज़मीन पर बैठकर झूठे पकौड़े खाने लगती है। श्वेता की आवाज़ सुनकर सरोज वहाँ आती है और अपनी बेटी को देखकर उसके हाथों से झूठी प्लेट हटा देती है। ये झूठी प्लेट छोड़, तो घर जा, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे पकौड़े खाने हैं, तुम मुझे खिलाती नहीं हो। मैं आकर तेरे लिए पकौड़े बना दूंगी, तो घर तो जा बेटा। श्वेता पकौड़े छोड़ने को तैयार नहीं होती है। इतने में हेमलता आकर कहती है, अरे क्या हुआ, खाने देना। काकी का ही तो झूठा खा रही है, क्या हो गया। बड़ी आई झूठा है करके, अरे खुद के खाने का तो कोई जुगाड़ नहीं है तुम लोगों का। श्वेता मैंने कहा ना तू जा यहाँ से। श्वेता वहाँ से चली जाती है। सरोज हेमलता से कहती है, भाभी मैंने आपके बर्तन कर दिए हैं, अब तो बेसन दे दो। ये ले बेसन। वैसे तू एक काम क्यों नहीं करती, मेरे घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर दिया कर, मैं तुझे राशन का कुछ सामान दे दिया करूँगी।
वैसे भी बारिश में खाने के मज़े ही कुछ और है। बात घर के घर में रह जाएगी। सरोज मन में सोचती है कि श्वेता को बारिश में कुछ न कुछ खाने का मन करता है। अगर वो काम कर लेगी तो उसकी बच्ची को तरसना नहीं पड़ेगा। बात तो ठीक है भाभी, मैं बारिश भर आपकी यहाँ का काम कर दूँगी। वैसे भी मेरे घर में खाना बच ही जाता है, जो बचा कुछ तो ले जाना। सरोज बेसन लेकर अपने घर चली जाती है और हर तरह के पकौड़े बनाकर श्वेता को देती है। ये ले पकौड़े, अब किसी के झूठे पकौड़े तुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। श्वेता अपनी माँ के गले लग जाती है। शुक्रिया माँ, तुम बहुत अच्छी हो। श्वेता पकौड़े खाने लगती है। माँ, काकी के पास वो लाल कलर का सॉस था ना, वो नहीं है क्या हमारे पास? तू पहले ये बता पकौड़े कैसे हैं। वो लाल वाली सॉस में मंगवा कर रख दूँगी कल। हाँ। श्वेता सारे पकौड़े खा लेती है और एक एक पकौड़ा सरोज और अंकित चखते हैं। लगता है कितने ज़माने के बाद खा रहा हूँ पकौड़े। आज मैंने भाभी को देखा था, भाभी ना चाय के साथ पकौड़े खा रही थी। हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम चाय भी पी सके। अब बारिश के मौसम में रोज़ शाम को बारिश होती है और हेमलता रोज़ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने बनाती है। इधर बारिश के कारण अंकित का जो थोड़ा बहुत काम था वो भी बंद हो जाता है। एक रोज़ अंकित दुखी होकर कहता है, सरोज, अब लग रहा है ये सब काम बंद करना पड़ेगा। अब मैं मजदूरी करूँगा, कम से कम ये तो पता होगा कि मुझे रोज़ के इतने पैसे तो मिलेंगे ही। मजदूरी कैसे कर पाओगे तुम श्वेता के पापा? तो क्या करूँ, थोड़ी बहुत जो बिक्री होती थी वो अब बारिश के कारण होना बंद हो गई है। अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। हिम्मत रखो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी। अब सरोज और अंकित दोनों मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। सरोज दिन में मजदूरी करती और शाम को आकर हेमलता के घर में काम करती। एक रोज़ सरोज हेमलता के यहाँ पोछा मार रही थी, तब हेमलता का बेटा आयुष वहाँ बदमाशी करने लगता है। तो सरोज उससे कहती है, बेटा बदमाशी मत कर। हाँ, मैं पोछा मार रही हूँ ना, बारिश के कारण ऐसे ही किचकिच हो रहा है। घर सूखेगा नहीं तो फिर कैसे होगा साफ? और मुझे घर भी तो जाना है बेटा। काकी, मुझे अब कुछ मत कहो। इतने में हेमलता वहाँ आती है। बेटा ये तेरे काकी नहीं काम वाली है, इसे मैंने काम पर रखा है, काकी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरोज तू कान खोलकर सुन ले, मेरे बेटे से कुछ मत कहना, समझी? मम्मी, ये काम वाली है। आयुष अपने चप्पल लाकर ज़मीन में रगड़ देता है। ए, चल साफ कर इसे, और मेरे मुंह ना कभी मत लगना। बेटा ये कैसी बात कर रहे हो तुम? काकी हूँ मैं तुम्हारी। काम वाली हो तुम और उसी की तरह रहो। सरोज की आंख भीग जाती है। बारिश फिर शुरू हो जाती है और थमने का नाम ही नहीं लेती। भाभी मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर में भी खाना बनाना है। तुम लोग क्या ही खाओगे, पानी रोटी बनाने में क्या वक्त लगता होगा। कल की सब्जी पड़ी है मेरे पास, वो ले जा, और बचे हुई कचौड़ियाँ भी है कल की। नहीं भाभी, आप रहने दो, मुझे वो सब नहीं चाहिए। आप मुझे राशन ही दे दो, मैदा दे दो मुझे। खाने को जहर नहीं है और नखरे तो देखो महारानी के, बासी खाने में इसकी नानी मर जाएगी। हेमलता सरोज को मैदा दे देती है। सरोज भागती हुई अपने घर जाती है और देखती है कि श्वेता घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। चल बेटा अंदर चल। मम्मी, मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म। छोले भटूरे खाएगी मेरी बच्ची हैं? छोले भटूरे का नाम सुनते ही श्वेता के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ मम्मी, मुझे खाना है, साथ में प्याज और नींबू भी। चल अभी बनाती हूँ। सरोज गरम गरम छोले भटूरे बनाती है और उसका घर खाने की खुशबू से महक उठता है। सरोज अंकित और श्वेता को खाना परोसती है। मम्मी, बहुत अच्छा बनाया तुमने। सच में बहुत टेस्टी खाना है। अच्छा हुआ मैंने भी काम करना शुरू कर दिया, वरना ये दिन कैसे देखने को मिलता। अब तो श्वेता का दाखिला स्कूल में करवाना होगा। मम्मी, मैं स्कूल जाऊंगी। हाँ, तू भी आयुष की तरह स्कूल जाएगी बेटा। अंकित और श्वेता खाना खा लेते हैं, लेकिन सरोज के लिए खाना नहीं बचता। वो रसोई में जाती है और खाली बर्तन देखकर कहती है, कल की बची हुई रोटी पड़ी है, मैं वही खा लेती हूँ। सरोज नमक के साथ रोटी खा लेती है और पानी पीकर सो जाती है। उधर भटूरे की खुशबू हेमलता के घर तक पहुँच जाती है और आयुष कहता है, मम्मी, काकी के घर से छोले भटूरे की अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी खाने हैं छोले भटूरे। अरे बेटा इतनी रात को कहाँ से आएंगे भटूरे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी भटूरे ला कर दो।
अरे बेटा, इतनी रात को कैसे बनेंगे भटूरे? और अगल बगल में कहीं कुछ मिलता भी नहीं है। मम्मी, स्विगी और जोमेटो में रात के 2 बजे भी खाना मिल जाता है, तुम अभी ऑर्डर करो। देखो बेटा, मुझे ये सब नहीं आता। तो मैं करता हूँ। आयुष रात के 12 बजे छोले भटूरे मंगवा कर खाता है और हेमलता से कहता है, मम्मी, आज श्वेता ने छोले भटूरे खाए हैं, तो तुम कल मेरे लिए राज कचौड़ी बना देना। हाँ हाँ ठीक है। हेमलता को गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन चिड़चिड़ा कर कहती है, कल ही इस सरोज की खबर लेती हूँ, उसके कारण मेरे बच्चे को दिक्कत हुई, मुझे भी इतना झेलना पड़ा। अब कल बताती हूँ मैं उसे, आने दो उस महारानी को, मेरे से ही लेकर मेरे बच्चे को दिखाती है। शाम को हेमलता सरोज का इंतजार करने लगती है ताकि उसके आते ही उसे झाड़ सके। इधर आयुष राज कचौड़ी लेकर अपनी खिड़की पर खड़ा होकर श्वेता को ललचाता है। मैं तो रोज़ एक नए नए आइटम खाता हूँ। कल रात को मैंने छोले भटूरे खाए, अभी राज कचौड़ी आलू पकौड़े तो मैं रोज़ ही खाता हूँ। एक दिन छोले भटूरे किसी को क्या मिल गए, उससे लग रहा है कि उसको तो क्या ही मिल गया। श्वेता खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती है और राज कचौड़ी की खुशबू लेने लगती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भैया, मुझे भी थोड़ा चखाओ ना। चल हट यहाँ से, तुझे दूंगा मैं। रात में बच जाएगा तो कल बोल दूंगा मम्मी से कि तुझे दे दे। श्वेता रोने लगती है और अपनी मम्मी का इंतज़ार करने लगती है। शाम को सरोज लौटती है और रोज़ की तरह फिर बारिश होने लगती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी भैया आज राज कचौड़ी खा रहे थे, मैंने मांगा तो कहा तेरी औकात है क्या खाने की? हम इतने गरीब क्यों है माँ? मैं पढ़कर ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगी और अपने घर का नक्शा बदल दूंगी। मुझे अब कुछ भी नहीं खाना, आप मेरा दाखिला स्कूल में करवा दो। सरोज श्वेता को अंदर ले जाती है और खुद हेमलता के घर काम करने चली जाती है। इधर हेमलता सरोज का इंतजार ही कर रही थी। सरोज के आते ही हेमलता कहती है, बर्तन धो ले पहले, फिर झाड़ू पोछा कर। आज तो बर्तन बहुत ज़्यादा है भाभी। मेरे घर के बर्तनों को रोती है? तेरी तरह कंगाल नहीं है कि कुछ खाने को ना हो। नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपके घर में हमेशा रौनक बनी रहे। सरोज सारा काम कर लेती है, फिर हेमलता से कहती है, भाभी आज मुझे मैदा और चने दे दो, मैं राज कचौड़ी बनाऊंगी। हाँ भाई, अब तो तू हम लोगों की बराबरी करेगी। हेमलता रसोई में जाती है। इसको खानी है राज कचौड़ी, करनी है मेरी बराबरी। सड़ा हुआ मैदा दूंगी, खाते ही हालत तीनों की खराब हो जाएगी। सरोज अपने घर जाती है और सोचती है, राज कचौड़ी इतनी जल्दी तो नहीं बनेंगे, एक काम करती हूँ, छोले कुलचे बना लेती हूँ, आयुष को भी बहुत पसंद है, श्वेता भी खाकर खुश हो जाएगी। सरोज झटपट छोले कुलचे बनाती है। कुलचे की खुशबू से आयुष खुद को रोक नहीं पाता और सरोज के घर चला जाता है। काकी, मैं भी खाऊंगा कुलचे। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आ बैठ, मैं भी परोसती हूँ। कम होने के कारण सरोज आयुष और श्वेता को कुलचे खाने को देती है। खा पीकर आयुष अपने घर चला जाता है। इधर श्वेता खाने की बहुत तारीफ करती है। मेरी मम्मी से अच्छा कोई खाना बना ही नहीं सकता। देखो इन घमंडी लोगों को भी आना पड़ा। सरोज और अंकित चाय पीकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आयुष की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। इधर श्वेता की भी तबीयत नाजुक हो जाती है। रातों रात दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। हेमलता के पास पैसे थे, इसलिए वो बड़े अस्पताल में अपने बेटे का इलाज करवाती है। वहीं सरोज और अंकित एक छोटे से अस्पताल में अपनी बच्ची को भर्ती करवाते हैं। फूड पॉइजनिंग के कारण दोनों बच्चों की हालत सीरियस हो जाती है। हेमलता तुरंत दिनेश को कॉल करके आने को कहती है। मैडम, आपके बच्चे को खून की ज़रूरत है और उसका ब्लड ओ पॉजिटिव है, जो मिलना बहुत मुश्किल है। ब्लड का कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, वरना हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है डॉक्टर मेरे पास, जितना पैसा लगे आप कोई भी आदमी को ढूंढ दीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ जो मेरे बच्चे को खून दे दे। ये आपका काम है, हमारा नहीं। दिनेश और हेमलता बहुत खोजते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव ब्लड का कोई इंसान उन्हें नहीं मिलता। दोनों अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। इतने पैसे होने का क्या है मतलब है, जब मैं अपने बच्चे को ही नहीं बचा पा रहा हूँ। यहाँ श्वेता को होश आता है। अंकित और सरोज उसे लेकर घर आते हैं। भगवान ने हम जैसों की लाज रख ली, वरना हम गरीब कहाँ जाते। भाभी ने तो आयुष को बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया है। पता तो करो कि आयुष की तबीयत कैसी है। घर बंद है, कोई नज़र भी नहीं आ रहा। श्वेता की तरह भगवान आयुष को भी जल्दी ठीक कर दे। उधर दिनेश को अचानक से याद आता है। सरोज का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन वो हमें खून क्यों ही देंगे।
हेमलता, मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ। एक बार चलकर बात करके देखते हैं, मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। दिनेश और हेमलता उसी वक्त भागते हुए सरोज के घर आते हैं। सरोज, मैं तुम्हें पैसों से तोल दूंगी, तुम्हारी बेटी का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में करवा दूंगी, जो कहोगी मैं करूंगी, बस मेरे बच्चे को बचा लो। अंकित, सरोज से कहो ना मेरे आयुष को अपना खून दे दे, नहीं तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। क्या आयुष को खून की ज़रूरत है? मैं अपने बेटे को खून ज़रूर दूंगी। भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयुष मेरा भी तो बेटा है। सरोज दिनेश और हेमलता के साथ अस्पताल जाने लगती है। तभी श्वेता उठकर कहती है, मम्मी भैया को देखने मैं भी चलूँगी। सब अस्पताल जाते हैं। सरोज आयुष को अपना खून देती है। फिर डॉक्टर कहते हैं, सही वक्त पर आप लोगों ने खून का इंतज़ाम कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। 24 घंटे के बाद पेशेंट को होश आ जाएगा। बाहर बैठे श्वेता, अंकित और सरोज भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि आयुष को जल्दी ही अच्छा कर दे। पूरे 24 घंटे सरोज और अंकित वहीं अस्पताल में बैठे रहते हैं। जैसे ही आयुष को होश आता है, हेमलता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सरोज से लिपट कर रोने लगती है। मेरे बेटे को होश आ गया। मैं कितनी निर्भाग हूँ, मैंने ही खराब मैदा दिया था ताकि तुम लोग हमारी बराबरी ना कर सको, और मेरे आयुष ने ही खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। ठीक ही कहते हैं सब, दूसरों का बुरा करो तो पहले अपना बुरा हो जाता है। तो बहुत अच्छी है सरोज, मैंने इतना बुरा किया तेरे साथ और तूने मेरे बच्चे को बचाने के लिए खून भी दिया। ऐसा मत कहो भाभी, आयुष कोई पराया नहीं, मेरा अपना बेटा है। चलो आंसू पोंछ दो। अब हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। चल सरोज, वापस अपने घर, जहाँ तू शादी होकर आई थी। भगवान ने मेरे कर्मों का फल मुझे दे दिया। अब सरोज का परिवार हेमलता के परिवार के साथ रहने लगता है।